अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मौसम गर्मा था। बादलों की वजह से खुशगवार हवा चलने लगी थी। मेरे गीले कपड़े खुश्क हो गए। मेरे पाँव में रबड़ के बूट थे जिनमें पानी भर गया था। मैंने बैठकर बूट उतार कर अंदर से पानी झाड़ कर निकाला और उन्हें पहनकर दोबारा चलने लगा। हुलिया ये था कि दाढ़ी और मूछें बढ़ चुकी थीं। सार के बाल भी गर्दन तक आए हुए थे। बदन पर एक पुरानी खाकी रंग की कमीज और नीचे नसवारी रंग की बोसीदा सी पतलून थी। जेब में फूटी कोड़ी नहीं थी। मेरे पास कोई चाकू भी नहीं था, रिवॉल्वर भी नहीं था। ये दोनों चीज़ें भारतीय फौजियों ने तलाशी के वक्त मुझसे छीन ली थीं। ये मैं जानता था कि अगर यह मशरकी पंजाब है तो फिर यह सिखों का इलाका है जहाँ ज़बान की मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। मैं पंजाबी बोलकर अपने आप को हिंदू ज़ाहिर कर सकता था। दरिया के साथ साथ चलने में काफ़ी दूर निकल आया। दरख्तों के वो झुंड जो दूर से धुंधले नजर आ रहे थे अब साफ नजर आने लगे थे। खेत भी शुरू हो गया जिनमें गंदम की फसल अभी सरसब्जी थी और उसकी कटाई शुरू नहीं हुई थी। गर्मी की वजह से कहीं कहीं फसल पीली हो रही थी। मुझे अपने पीछे ऐसी आवाज़ आई जैसे 2-3 आदमी दौड़ते चले आ रहे हों। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा। दरिया के किनारे एक घुड़सवार घोड़ा दुड़ाई चला रहा था। घोड़े के सुमों से गर्द उड़ रही थी। मैं एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। घोड़सवार करीब आया तो देखा ये एक अकाली सिख था जिसने लंबा जर्द चोला पहन रखा था। सर पर मखरूती पगड़ी थी जिस पर फौलादी चक्कर लगे हुए थे। एक हाथ में घोड़े की बाग थी और दूसरे हाथ में कृपान था। मेरा ख्याल था कि शायद वो मुझे देखकर रुक जाएगा और मुझसे पूछेगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, मगर अकाली सिख उसी तरह घोड़ा दुड़ाए मेरे करीब से निकल गया। सिर्फ मेरे करीब से गुजरते हुए उसने मुझ पर एक गहरी निगाह जरूर डाली थी। जब अकाली सिख घुड़सवार आगे निकल गया तो मैं भी चल पड़ा। मैं वाकई मशरकी पंजाब में आ गया था और यह दरिया तो ब्यास था या सतलुज था। कुछ और आगे जाने के बाद सरसब्ज इलाके और हर तरफ सरसब्ज खेत थे। दरिया के किनारे किनारे जरा नीचे की जानिब टहलियों के दरख्तों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इन टहलियों पर बूर आ रहा था और इनकी बड़ी धीमी सी खुशबू फैली हुई थी। टहलियों पर नई कोंपलें और हरे हरे नए पत्ते आए हुए थे। खेतों में सिख किसान नजर आने लगे थे। एक गांव आ गया मगर वो दरिया से दूर था। कच्चे मकान थे। एक सिख भैंसों को लिए दरिया की तरफ आ रहा था। मैं दरिया के किनारे से उतरकर खेतों के साथ जो पगडंडी बनी हुई थी उस तरफ चलने लगा। एक देहाती औरत सामने से आ रही थी। उसने सर पर जानवरों के चारे की गठड़ी उठा रखी थी। मैं पगडंडी से हट गया। वो मेरे करीब से गुजर गया। औरत के कानों में चांदी की बलियां थीं। एक खेत के करीब से गुजरा तो देखा कि वहाँ कुआं चल रहा था। बैल की आंखों पर खोपे चढ़े हुए और वह गोल दायरे में आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। राहट की गद्दी पर एक 13-14 साल का सिख लड़का छड़ी हाथ में लिए था। वो छड़ी को राहट की लकड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता बजा रहा था। राहट का पानी नीचे नाले से चौपचे में गिर रहा था। चौपचा भरा हुआ था। उसमें से पानी नीचे खेतों की तरफ जाते नाले में गिर रहा था। मैं वहां बैठ गया, मुंह हाथ धोया, कुएं का पानी पिया। लड़का लकड़ी की गद्दी पर बैठा मुझे देखता रहा। पानी वगैरह पीकर मैंने उसके पास जाकर पूछा कि रेलवे स्टेशन किस तरफ है। लड़के ने छड़ी से एक तरफ इशारा किया और कहा उधर है। लड़के ने जिस तरफ इशारा किया था मैं उस तरफ चलने लगा। ज़्यादा कुरैद कर मैंने इसलिए ना पूछा कि वो मुझे बिल्कुल ही अजनबी न समझ बैठे। मैं स्टेशन पर जाकर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मशरकी पंजाब के किस इलाके में था। मैं खेतों खेत चलता गया। रास्ते में एक और गाँव आया जिसके बाहर जोहड़ में भैंसें निहा रही थीं। एक सिख रेड़े के पहिए की मरम्मत कर रहा था। ये गांव भी पीछे रह गया। दूर से रेलवे का सिग्नल नजर पड़ा। मुझे भूख लग रही थी। मैं उसे बर्दाश्त किए हुए था मगर जिस्म कमजोरी महसूस कर रहा था। स्टेशन आ गया। छोटा सा देहाती स्टेशन था। इसका नाम अजीब सा था जो मुझे याद नहीं रहा। थोड़े से मुसाफिर प्लेटफार्म पर बैठे थे जिनमें सिख भी थे और हिंदू भी थे। एक कुली से मैंने बड़े तरीके से बात करके मालूम किया कि यहाँ से आगे की तरफ अमृतसर का स्टेशन 30-35 मील है।
पीछे एक ब्रांच लाइन जलंधर की तरफ जाती है। जलंधर मेरे लिए ख़तरनाक शहर था। मैंने अमृतसर अपने मुजाहिद के पास जाने का फैसला किया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन कुछ देर बाद आ गई। ट्रेन मुसाफिरों से भरी हुई थी। मैं उसमें बगैर टिकट ही सवार हो गया। 30-35 मील का सफ़र उस रेलगाड़ी ने 2 घंटे में तय किया और अमृतसर के स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। रास्ते में टिकट चेक करने वाला टीटी नहीं आया, वरना मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। अमृतसर स्टेशन से निकलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं स्टेशन के गेट से निकलने की बजाय रेलवे लाइन के साथ साथ शेरहरसा की तरफ चलने लगा। हरिगोपुर से ज़रा पहले रेलवे यार्ड की दीवार एक जगह से थोड़ी सी तोड़कर लोगों ने आने जाने के लिए रास्ता बना दिया हुआ था। मैं उसमें से बाहर निकल गया। सामने रेलवे क्वार्टरों के पीछे जीटी रोड थी। जीटी रोड की दूसरी जानब दैमगंज की आबादी थी। हमारा खुफिया मुजाहिद उसी आबादी में रह रहा था। दोपहर का वक्त हो गया था। अमृतसर में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान पर बादल आगे निकल गए थे और धूप चमकने लगी थी। पहले मैंने सोचा कि सीधा अपने मुजाहिद के घर चला जाऊं, फिर ख्याल आया कि मुमकिन है कि वो घर पर न हो। चुनाचे मैं उस सिनेमा हाउस की तरफ चल पड़ा जहां अपना मुजाहिद काम करता था। सिनेमा हाउस मेरा देखा हुआ था और मुझे उसका कमरा भी मालूम था जहां वो अपनी चीज़ें वगैरह रखा करता था। सिनेमा हाउस वहां से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं वहां पहुंचकर उसके पहलू में जो कमरे बने हुए थे उनका सरसरी नज़र से जायजा लेते हुए आगे बढ़ा तो देखा कि अपने मुजाहिद के कमरे पर ताला पड़ा हुआ था। मैं वहां किसी से उसके बारे में पूछना नहीं चाहता था। मैं जीटी रोड पर आ गया और खेतों में से होता हुआ दैमगंज की आबादी में उस गली में जहां मुजाहिद का मकान था वहां आ गया। देखा कि मकान पर भी ताला पड़ा था। गली में सिर्फ दुकानें थीं, एक पंसारी की और दूसरी पान सिगरेट वाले की थी। इन दुकानों के बाहर 4 पहियों पर 2 सिख और 3-4 हिंदू नौजवान बैठे मेरी तरफ गौर से देखने लगे। मैं खामोशी से उल्टे पांव गली में वापस हो गया। 2 कदम ही होगा कि एक मकान के अंदर से 2 आदमी निकलकर मेरे सामने आकर इस तरह खड़े हो गए जैसे मेरा रास्ता रोक रहे हों। दोनों हिंदू थे। एक भारी बदन का था जिसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। दूसरा जवान आदमी था और पतलून कमीज में था। उस पतलून वाले आदमी ने एक हाथ पतलून की जेब में डाला हुआ था। उसने हाथ के इशारे से मुझे रोक कर पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कौन हूँ। मैं उसके लहजे और दूसरे आदमी के देखने के अंदाज से समझ गया कि ये खुफिया पुलिस के आदमी हैं और मामला गड़बड़ है। मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा, मैं खालसा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, रास्ता भूल कर इधर आ गया था। मुझे ये बताएं कि खालसा कॉलेज के होटल को यहाँ से कौन सा रास्ता निकलता है। भारी बदन वाले आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम जिससे मिलने आए थे उसका मकान पर ताला देकर वापस जा रहे हो। उसने मुजाहिद का वो हिंदू नाम लिया था जिस नाम से वो वहाँ रह रहा था। मैंने अजनबी बनकर कहा, जिस आदमी का आपने नाम लिया है मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो खालसा का हॉस्टल का रास्ता भूल कर इधर निकल आया हूँ। आप लोग कौन हैं और मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब दूसरे जवान आदमी ने पतलून की जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में रिवॉल्वर था। चुपके से हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुमसे 2-1 सवाल पूछेंगे, तुम्हें हॉस्टल में पहुंचा देंगे। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। भारी बदन वाले हिंदू ने जिस मकान से ये दोनों निकले थे उस मकान की तरफ मुंह करके आवाज़ दिया, प्रीतम से यहाँ अपने आदमी लेकर बाहर आ जाओ। मकान की बैठक में से 3 पुलिस कांस्टेबल बाहर निकले। उनमें एक सिख और दूसरे 2 हिंदू थे। उनके पास राइफलें थीं। मैं फंस गया था, ना इन पर एतबार करने की पोजीशन में था और ना भाग सकता था। सोचा फंस तो गया हूँ, एक कोशिश करके देख लेनी चाहिए, शायद हवा में चलाया हुआ तीर निशाने पर जाकर बैठ जाए। मैंने लहजे में थोड़ा सा रोब और आवाज़ में दबदबा पैदा करते हुए कहा, आप लोग मुझे हाईजैक कर रहे हैं। मैं खालसा कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। सारे स्टूडेंट तुम्हारे पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देंगे क्योंकि मैंने कोई कसूर नहीं किया है। भारी बदन वाले खद्दर पोश महाशय ने अपने साथी से कहा, शर्मा जी, मेरा ख्याल है बाबू ठीक ही कह रहा है। स्टूडेंट यूनियन का मामला है, कहीं उल्टी मुसीबत गले न पड़ जाए।
दूसरे जवान आदमी ने, जिसको खद्दर पोश खुफिया सर्विस वाले ने शर्मा जी कहकर बुलाया था, कहने लगा, लाला तुम ठीक ही कह रहे हो। फिर ऐसा करते हैं कि अंदर चलकर इससे 2-4 सवाल पूछकर डायरी भर लेते हैं, ताकि हमारी ड्यूटी भी पूरी हो जाए। मैं दिल में खुश हो गया कि मेरा अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर बैठा था, और ये लोग स्टूडेंट यूनियन के नाम से डर गए थे। शर्मा जी ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, चलो बाबू यार, बैठक में आ जाओ, 2-3 सवालों के जवाब लिखवाओ और हमारी कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, मगर मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरूंगा। खद्दर पोश बोला, आ जाओ यार, 2 सवाल पूछने हैं तुमसे, 1 मिनट में फ़ारिग कर देंगे तुम्हें। मैं उनके साथ मकान की बैठक में आ गया। खद्दर पोश और शर्मा तो मेरे साथ ही बैठक में आए। तीनों कांस्टेबल मकान के बाहर ही खड़े हो गए। अंदर आने के बाद पुलिस ऑफिसर शर्मा ने मुझसे पहला सवाल ये किया कि मेरा नाम क्या है। उस वक्त मेरे जहन में इंडिया के एक पुराने एक्टर तरलोक कपूर का नाम आया। मैंने कह दिया, तरलोक कपूर। खद्दर पोश कहने लगा, तुम्हारी पंजाबी यहाँ के हिंदू वाली पंजाबी नहीं है, कहीं तुम लाहौर के रहने वाले तो नहीं हो। मेरा माथा ठनका। ये लोग मुझे किसी जाल में फंसाने के लिए अंदर लाए थे। मैंने पंजाबी में 2-4 अल्फाज शामिल करते हुए कहा कि मैं हिंदू हूँ, मेरे पिताजी लाहौर के रहने वाले थे, इसलिए मेरी पंजाबी ज़बान पर लाहौर का असर है। पुलिस ऑफिसर शर्मा ने खद्दर पोश से कहा, लाला ज़रा इसकी पतलून उतरवा कर तो देखो, अभी मालूम हो जाएगा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। एक बार वाकई मेरे पाँव तले की ज़मीन हिल गई। ये लोग मुझे इस मकसद के लिए बैठक में लाए थे। मैंने अपने हवास बेदार रखे और उन पर बरस पड़ा कि क्या वो मुझे कोई पाकिस्तानी जासूस समझते हैं। मेरे अंकल जलंधर पुलिस के डीएसपी हैं, मैं अभी उन्हें फ़ोन करता हूँ। शर्मा जी बोला, महाशय जी, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, हम तो अपना शक दूर करना चाहते हैं कि तुम कहीं मुसलमान तो नहीं हो। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें शलवार उतारने में क्या एतराज़ है। इसके बावजूद जब मैंने एहतजाज किया तो शर्मा ने आवाज़ देकर तीनों कांस्टेबल अंदर बुला लिया और उन्हें हुक्म दिया कि उसकी पतलून उतार दो। 2 सिपाहियों ने अपने राइफलों का रुख मेरी तरफ कर दिया और तीसरा सिपाही मेरी पतलून के उतारने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैं इनकार नहीं कर सकता था, ज़बरदस्त एहतजाज करता रहा, लेकिन जब मेरा ये राज खुल गया कि मैं मुसलमान हूँ तो मैंने गहरा सांस भरते हुए कहा, अब जबकि आप लोगों को मालूम हो गया है कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं भी आपसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। बात यह है कि मैं असल में कश्मीरी मुसलमान हूँ। मेरा एक रिश्तेदार अमृतसर में मेहनत मजदूरी करता था, मैं उससे मिलने श्रीनगर से आया था। यहाँ कर पता चला कि वो अमृतसर में नहीं है। मैं वापस स्टेशन पर जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं आप मुझे कश्मीरी हुर्रियत पसंद समझकर जेल में न डाल दें। मैंने झूठ बोला और अपने आप को ज़ाहिर कर दिया। यह बिल्कुल सच्ची बात है जो मैंने बयान कर दी है, मगर मेरी इस वजाहत का इन लोगों पर कोई असर न पड़ा। पुलिस अफसर शर्मा ने कांस्टेबल प्रीतम सिंह से कहा, इसको हथकड़ी लगाकर थाने ले चलो। बात ख़त्म हो गई थी, बल्कि थाने में पहुंचने के बाद दूसरी खतरनाक बात शुरू होने वाली थी, जिसका मुझे डर था। इस वक्त मुझे हथकड़ी डाल दी गई और सिपाही दमगंज की आबादी में से मुझे गुजरते हुए इलाके के पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। ये एक नई मुसीबत मुझ पर आन पड़ी थी, जिससे मुझे हर हालत में निकलना था, मगर बज़ाहिर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इस बात का ख़तरा मौजूद था कि बहुत जल्द इन पर यह हकीकत अश्कार हो जाए कि मैं इंतहाई ख़तरनाक कश्मीरी मुजाहिद और कमांडो हूँ, जिसकी तबाहकुन कार्रवाइयों का सिलसिला श्रीनगर से लेकर जनूबी हिंद और गुजरात काठियावाड़ तक फैला हुआ है। हवालात में 2 और मुजरम भी थे। ये दोनों सिख थे। एक पहलवान टाइप का सिख था, दूसरा कम उम्र नौजवान सिख था। जब उन्हें मालूम हुआ कि पुलिस मुझे कश्मीरी मुजाहिद होने के शक में वहाँ ली है, तो पहलवान सिख कहने लगा, ये लोग तुम्हें बहुत मारेंगे, खबरदार अपने साथियों के नाम पते न बताना। मैं खामोश रहा, मैंने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद एक हिंदू जमींदार हमें 2 रोटियां और दाल दे गया। मुझे भूख बहुत लग रही थी, दाल बदज़ायक़ा थी और रोटियां भी जली हुई थीं, मगर मेरी भूख मिट गई। दिन ढल रहा था कि मुझे थाने के हवालात से निकालकर कैदियों की लारी में बिठाया और सीधा अमृतसर जेल में पहुंचा दिया गया। अमृतसर जेल मेरी देखी हुई थी।
میں اس سے پہلے بھی یہاں لایا گیا تھا اور یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس بات کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ جیل کا وارڈن بھی نیا تھا، وہاں کسی نے مجھے نہ پہچانا۔ رات کے وقت مجھے اسی تنگ سے کمرے میں لے جایا گیا اور مجھ سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ میں اپنے بیان پر قائم رہا اور یہی کہتا رہا کہ میں عام کشمیری مسلمان ہوں اور اپنے کشمیری رشتہ دار سے ملنے امرتسر آیا تھا۔ پولیس کے ڈر سے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر دیا۔ میرا کشمیری مجاہدین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھ پر تشدد شروع ہو گیا۔ امرتسر جیل کے ٹارچر سیل سارے انڈیا میں مشہور ہیں۔ یہاں تشدد کرنے کے ایسے ایسے آلات موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہی آدمی پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ مجھ پر تشدد کے ہر قسم کے آلات استعمال کیے گئے، مگر میں اپنے بیان پر قائم رہا۔ ایک ہفتے بعد میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میں جیل کی کوٹری میں فرش پر تقریباً نیم بے ہوش پڑا رہتا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہمارا دیم گنج میں صفائی کی خفیہ ڈیوٹی ادا کرنے والا مجاہد بدقسمتی سے سری نگر کی پہاڑیوں میں کمانڈر شیروان کو وائرلیس پر کوئی پیغام بھیجتے ہوئے پکڑ لیا گیا تھا اور پولیس اس کے مکان کے آس پاس چھپ کر بیٹھ گئی تھی کہ اگر اس کا کوئی ساتھی اس سے ملنے آیا تو اسے بھی پکڑ لیا جائے۔ پولیس نے مجھے اس بنا پر پکڑ لیا تھا۔ امرتسر جیل پہلے بھی میری دیکھی ہوئی تھی، پہلے بھی یہاں سیکورٹی بہت سخت تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ حفاظتی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت تھے اور چھوٹا عینی گیٹ بھی بند رہتا تھا اور مسلح گارڈ اندر اور باہر پہرے پر موجود ہوتی تھی۔ مجھے یہاں سے ہر حال میں فرار ہونا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک امرتسر جیل کے حکام کو میرے پورے تباہ کن ریکارڈ کا علم نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے ابھی تک پاکستانی کمانڈو ہی سمجھا جا رہا تھا جو پاکستان سے مقبوضہ کشمیر میں آ کر کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے جہاد میں شامل ہو گیا تھا۔ میں اس سے پہلے سارے انڈیا میں کیسی کیسی تباہ کن کمانڈو کاروائیاں کر چکا تھا، اس بارے میں امرتسر جیل کے حکام کو ابھی تک معلوم نہیں تھا۔ مجھ پر تشدد کا سلسلہ جاری تھا، مجھے ہر قسم کی اذیت پہنچائی جا رہی تھی اور مجھ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس طرح جب ایک مہینہ گزر گیا اور جیل کے حکام مجھ سے کسی قسم کی معلومات حاصل نہ کر سکے تو مجھے ٹارچر سیل سے نکال کر قیدیوں کی کوٹری میں منتقل کر دیا گیا۔ مجھے اتنی آزادی میسر آ گئی تھی کہ میں دن کے وقت قیدی کوٹری سے نکل کر دوسرے قیدیوں کے ساتھ ورانڈے میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا۔ میں نے بہت غور کیا، کئی ترکیبیں سوچیں، مگر ہر بار اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں سے کسی منصوبہ بندی کے تحت فرار ہونا ناممکن ہے۔ میں وہاں رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے امرتسر جیل سے فرار ہو کر اپنے ساتھی مجاہدوں کے پاس وادی کشمیر میں پہنچنا تھا۔ میں نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں بہت سوچ و بچار کیا، لیکن فرار کا کوئی راستہ بظاہر دکھائی نہ دیا۔ آخر میں نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کمانڈو اس وقت کرتا ہے جب اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اپنی جان پر کھیل کر بلکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر فول ایکشن کے ساتھ دشمنوں کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ تھا۔ اس میں صرف 1% زندہ بچ نکلنے کی امید تھی، باقی 99% موت ہی موت تھی، لیکن میرے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے اس فیصلے کی روشنی میں جیل کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میری نگاہ زیادہ تر جیل کے بڑے گیٹ پر تھی جو کبھی کبھار سپلائی کا ٹرک آتے وقت یا کسی افسر کی گاڑی گزارنے کے لیے ہی کھلتا تھا۔ باقی آمد و رفت حسینی گیٹ کے چھوٹے دروازے میں سے جاری رہتی تھی۔ امرتسر جیل کے باہر کا علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ ایک تو میں اپنے سکول کے زمانے میں امرتسر شہر میں کافی پھرتا پھراتا رہا تھا، دوسرے میں ایک بار یہاں سے فرار ہو چکا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ جیل کے جنوب مشرق کی جانب امرتسر کا مشہور کمپنی باغ ہے جہاں سے ایک سڑک مجیٹھ کی طرف جاتی ہے۔ مجیٹھ میرا آبائی قصبہ تھا، وہاں سے میں بٹالہ، گرداسپور اور جموں کی ترائی کے علاقے کی طرف بھاگ سکتا تھا۔ سوال صرف جیل کی چار دیواری سے نکلنے کا تھا۔ میں کسی خاص موقع کی تلاش میں تھا۔ آخر قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے میرے لیے ایک موقع فراہم کر دیا۔ اس روز صبح ہی سے جیل میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ بارکوں کے آگے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا۔ جیل کے مین گیٹ سے چیف وارڈن کے آفس تک صحن میں سرخ رنگ کی بجری بچھا دی گئی تھی۔ جیل کے ملازموں نے باقاعدہ وردیاں پہن لی تھیں۔ معلوم ہوا کہ پنجاب کے جیل خانہ جات کا کوئی وزیر جیل کے معائنے کے لیے آ رہا ہے۔
میں نے اپنے ذہن میں تیزی سے فرار کی منصوبہ بندی شروع کر دیا۔ زیادہ منصوبہ بندی کی ضرورت بھی نہیں تھی، بس مجھے ایک دم ایکشن کے میدان میں کود پڑنا تھا۔ پھر تخت یا تختہ، زندگی یا موت۔ اس روز ہمیں بھی مشقت پر لگا دیا گیا۔ میں بھی دوسرے قیدیوں کے ساتھ جیل کے کچے صحن میں جھاڑو دینے اور کوڑا کرکٹ اٹھا کر بڑے ڈرموں میں ڈالنے لگ گیا۔ دن کے 11 بجے کے قریب جیل کا بڑا انہی گیٹ کھول دیا گیا۔ چیف وارڈن اور سپرنٹینڈنٹ جیل اور دوسرے اہلکار وغیرہ گیٹ کے اندر بہر قطار میں کھڑے ہو کر وزیر جیل خانہ جات کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے پہلے سے سوچ لیا تھا، چنانچہ میں ہاتھ میں جھاڑو پکڑے کھسے کر اس صاحبان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا جہاں گاڑیاں وغیرہ پارک کی جاتی تھیں۔ اتنے میں دور سے ہوٹر کی آوازیں آنے لگیں۔ جیل کے عہدے داروں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ پھولوں کے ہار اور گلدستے لیے گیٹ کے قریب آ گیا۔ ہوٹروں کی آوازیں قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد 4 موٹر سائیکل سوار نمودار ہوئے جو ایک گاڑی کے آگے آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلاتے آ رہے تھے۔ جیسے ہی جیل خانہ جات کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، فضا منتری جی کی جے کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سب لوگ وزیر کی گاڑی کے ارد گرد ہجوم بنا کر اکٹھے ہو گئے تھے۔